हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ बेटा, सुन पा रहे हो? बेटा, मैंने अभी टीम से बात की थी तो टाइम तो नहीं बढ़ा बढ़ा है इस क्लास का। जो टाइम है वही रहेगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आधा घंटा वो बता रहे हैं कि एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली रहता है, आधा घंटे बाद ऑटोमेटिकली डाउन होगा। तो कल की क्लास थोड़ी सी मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड कराऊंगा, क्योंकि अ, एक दिन पहले बताना पड़ता है, तब जाके क्लास एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो आज का जो टाइम है, ठीक है, तो जो ऑफ होगा ना, जो टाइम हमारा होता है उससे आधा घंटा एडजस्ट हो जाएगा, यानी 2:15 तक। 2:15 से 3:30, 3:30 तक हमारी क्लास चलेगी, उसके बाद पता नहीं कब बंद हो जाए, ठीक है। तो 3:30 तक मैं कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है। बता दूं, टेक्निकल बहुत तगड़ा इशू हो गया था, लाइन शॉर्ट हो गई थी एक। तो इन्वर्टर सारा बाईपास करवाया है मैंने अभी जस्ट, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें। अब स्टार्ट करते हैं, चलो, है ना। तो आज लेक्चर आपका थर्ड है। मेल वाला पार्ट मैं एंड कर चुका हूं, आज फीमेल वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, फीमेल वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा क्लास स्टार्ट ऐसे हो जाए ना, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है बस। पर चलो, खैर कोई नहीं। क्लास के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, क्लास हो जाएगी, क्लास हमारी 1.5 पौने 2 घंटे की तो हो जाएगी, ठीक है। भाई 2 से 3, 3 से 3:30, ये तो हमारे पास टाइम पूरा पूरा है ना, 3:30 तक था। तो 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, हम जितना टारगेट करा सकते हैं उतना करा लेंगे, ठीक है। वैसे मेरा आज फॉलिक्यूलो जेनेसिस भी इसमें ऐड था, मैंने किया नहीं था। पर ये टारगेट तो आपका जरूर पूरा हो जाएगा लैक्टेशन तक का, ठीक है। एकदम फोकस करना, पूरा एकदम टारगेट के साथ। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा, हेल्थ पहले से इंप्रूव है। मैं तुम्हें बताया था ना कि डॉक्टर ने कहा था कि हवा और पानी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक आश्रम था ऋषिकेश में, ठीक है, जहाँ आप जैसे छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, जो वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हीं के बीच में 2 दिन के लिए मैं गया था, 2-3 दिन के लिए, थोड़ा सा रीएक्टिवेट होने के लिए। तो हाँ, वही गंगा का किनारा, वही एकदम प्योर एकदम एयर, ठीक है, वही हवन, सब चीजें, वही एटमॉस्फियर। तो उसमें कुछ हेल्थ में काफी, मतलब कुछ नहीं, काफी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा भट्टी बना हुआ है पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो हेल्थ बेटर है, ठीक है। और मैं समझ गया कि एक्चुअल में ये हेल्थ इशू आते कैसे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है। वो मैंने जैसे चेंज किया पानी और हवा, तो मुझे एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, गले के अंदर, नोज में पेन होना चालू हो गया था, ठीक है। हाँ, ठीक है, लीवर की थोड़ी एक समस्या थी वो, ठीक है। बट सारा ही चेंज मैंने देखने को मिला, क्योंकि पानी मैंने चेंज किया, गंगा वाटर आरओ वाला, मैंने बिस्लरी का पानी बिल्कुल नहीं पिया। हवा चेंज की, जो हवन होता है बहुत, ठीक है, उसकी जो एयर होती है, उसमें मैंने काफी ब्रीदिंग की, और योगा भी किया वहां पर मैंने, तो ठीक है, काफी मैंने मतलब अपने को चेंज देखा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, वापस आ जाओ, टाइम उतना ही है। तो मेल वाला पार्ट में एंड करा चुका हूं विद स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस लास्ट क्लास में मैंने कराया था, बताया भी था कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी से चालू होता है, और ओल्ड एज तक, यानी बिल्कुल एंड तक, 80+ ईयर तक रन करता रहता है। जबकि फीमेल के अंदर यही प्रक्रिया, यानी ऊजेनेसिस, जन्म लेने से पहले चालू हो जाती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही चालू हो जाती है। और मेनोपॉज, मेनोपॉज यानी लगभग 45 से 50 साल वाली जो उम्र होती है, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 50 ईयर याद रखो आप, 45 से 50 के बीच में कभी भी आ सकता है। 50 ईयर स्टैंडर्ड, ठीक है। जो लोग योगा करते हैं, अपने को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस लेवल कम रखते हैं, उनमें 50+ भी हो सकता है, यानी मेनोपॉज डिले भी हो सकता है थोड़ा सा। बट स्टैंडर्ड वैल्यू 50 है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है? जब तक फीमेल में मेनोपॉज नहीं आता, तब तक उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है, जो प्यूबर्टी से चालू होती है और मेनोपॉज पर जाकर के एंड होती है। क्लियर है? क्योंकि मेनोपॉज का मतलब है जितने भी ओवरी के अंदर ओवा हैं, ठीक है, या फॉलिकल्स हैं, सारे डीजेनरेट कर जाते हैं। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। तभी तो फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल ड्रास्टिकली डाउन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आनी चालू हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी बोन
हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है, यस, बोन हेल्थ पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, यानी बोन उसकी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? और डिटेल डिफरेंस मैं आगे बताने वाला हूं सी के अंदर, ठीक है, जब oogenesis कराऊंगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार कंपाइल भी कर लूंगा, समझे? क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अब मैं आगे की बात करता हूं, ठीक है। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि जो फैलोपियन जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है उनकी बेस पर, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, यदि परिपक्वता आती है, ठीक है, प्यूबर्टी वही 12 साल वाली उम्र लगभग, ठीक है, 12-13 साल वाली उम्र, तब ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है, मैंने बताया भी था, पिट्यूटरी से, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो उन सेल्स को बोलता है कि भाई समय आ गया, अब तुम तेजी से आगे मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। उससे पहले माइटोसिस कर रहे थे, अपने को मेंटेन कर रहे थे, पर स्लो प्रोसेस चल रही थी। इस हार्मोन के निकलते ही माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि माइटोसिस से वो अपने नंबर को मेंटेन करते हैं और मियोसिस से गैमीट बनाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो स्पर्मेटोगोनिया से पहले बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिनमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, और दो सेल बनती हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है। फिर मियोसिस सेकंड होती है, ठीक है, हाँ, इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हो, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यानी हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है, जिससे आपके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड, ठीक है। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस भी बोल सकते हो, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसके अंदर स्पर्मेटिड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, नहीं, मेटामॉर्फोसिस होती है, उनका कायांतरण होता है, मॉर्फोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है, एक सिंपल सेल से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक क्रोमोसोम होता है, नीचे मिडिल नेक होती है, और नेक के नीचे मिडिल पीस होता है, जिसमें टेल वहां से निकल रही होती है। तो इसके बनने की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें सर्टोली सेल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और कौन है जो उनको मजबूर करता है इसको रिलीज करने के लिए? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, ठीक है। हाँ, तो बेटा वो हार्मोन निकलता है अगेन पिट्यूटरी से, तब इन सेल को स्टिमुलेट करता है, तब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करते हैं, तब जाकर के स्पर्म मैच्योर होता है और बनता है स्पर्म, मैच्योर स्पर्म या स्पर्म, ठीक है, मेटोजुआ। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बताया भी था, ठीक है, कि कितनी मियोटिक डिवीजन की जरूरत होगी अगर 100 स्पर्म बनाने हैं? भाई 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए, ठीक है, एक से दो बनते हैं और दूसरी वाली स्टेप के अंदर मियोसिस सेकंड के अंदर चार, यानी एक मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, ठीक है। तो 100 सेल बनाने हैं तो 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए। यहां तक कोई डाउट था? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, जिसके अंदर कंटिन्यू साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस सेकंड हो रही है, और माइटोसिस भी इसी के अंदर आती है। क्लियर है? कंटिन्यू साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और फिर मैंने बताया था आपको नंबर सेकंड स्पर, ठीक है, मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंदर एक स्पर्मेटिड एक प्रॉपर स्पर्म में कन्वर्ट होता है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, एकदम कायांतरण, एकदम चेंज हो जाना उसके अंदर, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया था, और बताया भी था कि सिंगल इजैक्यूलेशन में, ठीक है, लगभग, ठीक है, 2.5 से 5 ml के आसपास होता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म चाहिए ही चाहिए। यस, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। उनमें भी मैंने बताया था 60% स्पर्म, भाई 40% की अगर मॉर्फोलॉजी बिगड़ी हुई है चलेगा, पर 60% स्पर्म, ठीक है, की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सब कुछ बढ़िया होनी चाहिए। और उन 60 में से भी 40% विग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, बहुत खतरनाक विग्रस मोटिलिटी। हाँ, इतना है तो ये नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कह सकते हो असेंशियल रिक्वायरमेंट है, इतना तो चाहिए, नहीं तो नॉर्मल फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। कभी कभी देखा होगा लोगों के अंदर स्पर्म तो निकल रहे हैं, सीमन निकल रहा है, पर फिर भी वो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कभी कभी स्पर्म काउंट होते हुए भी इनफर्टिलिटी में काउंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके स्पर्म की जो 40% स्पर्म है, उनमें उनमें से
30% कह सकते हो, 20% स्पर्म, उसी में विग्रस मोटिलिटी है, तो वो भी इनकैपेबल होंगे ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बिगड़ी हुई है, इसको टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत स्लो है, ठीक है, तब भी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के नहीं है, तो अभी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 60% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, उनमें भी 40% विग्रस मोटिलिटी शो करने वाले होने चाहिए, तब जाकर के एक्चुअल में वो ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, 60% और 60 के 40%, रिमेनिंग 40 की बात नहीं चल रही, 60 के 40% विग्रस मोटिलिटी शो करने वाले होनी चाहिए। अब बताओ जहां तक कोई डाउट है? कम होने के रीजन बेटा बहुत सारे हैं। स्पर्म काउंट कम होने के रीजन आपकी डाइट में, ठीक है, प्रॉपर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन की कमी। कम होने का सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में पॉल्यूशन है, और स्मोकिंग है, और ड्रिंकिंग है, ठीक है। हाँ, एल्कोहल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, स्मोकिंग, ड्रग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, और आज के डेट में पॉल्यूशन तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, और जितना भी डिब्बा बंद फूड है, समझ रहे हो, हाँ, जिनके अंदर केमिकल्स पड़ रहे हैं, जिनके अंदर पेस्टिसाइड्स पड़ रहे हैं, डिब्बे बंद कोई भी फूड ले लो, डिब्बा बंद, अगर पैकिंग में है, डिब्बे बंद में है, प्रिजर्वेटिव पड़ रहे हैं, मतलब वो पेस्टिसाइड पड़ रहे हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब ही होता है कीड़े मारने की दवा, वो सब उसमें पड़ी होती है बढ़िया अमाउंट के अंदर इंडिया के अंदर। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म काउंट कम होने का। मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूं, अभी आप मेडिकल फील्ड में एंटर करोगे। एक जमाना था, कभी भी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नहीं हुआ करते थे पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का डेटा है, ठीक है। अब देखोगे कि टेस्ट टू बेबी सेंटर, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ सेंटर हर 4, समझ रहे हो ना, किलोमीटर, 5 किलोमीटर किसी भी मतलब उसमें शहर के अंदर आप देखोगे, हर कंट्री के अंदर ये बहुत इजीली मिल रहे हैं। मतलब ये समस्या बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो कह सकते हो आपकी जो दिनचर्या है, ठीक है, वो इसके अंदर आपका खान पान, आप जिस एटमोस्फियर में रह रहे हो, वो ये सब चीजें रोल प्ले करती है। मैं सच कह रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में हैं वो समझ रहे होंगे। मुझे डॉक्टर ने कहा तो मुझे मतलब बिलीव नहीं आया, ठीक है, तो पर उसकी इच्छा के लिए, क्योंकि परेशान था, बहुत हैवी एंटीबायोटिक खा रहा था गले के लिए, तो जैसे मैं क्लास लेता उसके बाद स्वेलिंग और बढ़ जाती, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह टहलता भी था बाहर, आपको पता ही है कि स्थिति क्या है, ठीक है, क्योंकि टहलूंगा नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीवर के लिए टहलना बताया था उन्होंने। फिर जैसे ही मैंने दिल्ली एनसीआर की बॉर्डर क्रॉस किया, और ऋषिकेश और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र जो है शिवपुरी धाम उधर, उस एटमोसफियर में जैसे ही मैंने एंटर किया, ठीक है, मैं बिलीव नहीं करोगे, मेरे गले का जो पेन था ना साइड में, वो एकदम रिड्यूस हुआ पहले तो, ठीक है, बढ़िया अच्छा सही लगा मुझे। शाम तक मैंने वहाँ का जो सात्विक भोजन होता है ना, सिंपल सी, मतलब एक फुल्का और एक बिल्कुल बिना मसाले वाली सब्जी टाइप का कुछ था, ठीक है, हाँ, मिक्स वेज टाइप का वो खाया मैंने सिंपल, ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। वहाँ का पानी पिया मैंने, मतलब मोशन एकदम बढ़िया, सब कुछ एकदम चीजें बढ़िया, भूख बढ़ गई मेरी, ठीक है। तब मुझे मैंने फ़ोन करके बोला डॉक्टर को, यार आपने सही कहा, ठीक है, हवा पानी चेंज होने से भी चीज़ें काफ़ी मतलब ड्रास्टिक चेंज होते हैं। तो ये तुम्हें भी ये मौके मिलेंगे, ठीक है, जब तुम ट्रीट करोगे तो कभी-कभी सच कह रहे हैं, हवा पानी, ठीक है, ये मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। यस, अगर आपको प्रॉपर एयर मिल रही है, फ्रेश एयर, आपको पानी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, पानी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके ऊपर तो बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। आप जो वाटर इनटेक कर रहे हो, उस वाटर की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी 70% बॉडी वाटर से मिलकर बनी है, और वाटर किस तरीके का वाटर आप इनटेक कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी की बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि सोचने की क्षमता, उस पर डिसाइड करती है। इट इज अ रियलिटी, ठीक है, मैं मतलब बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वाली बात बोल रहा हूँ, सुनी हुई फालतू की बातें मैं बोल ही रहा हूँ, एग्जैक्ट सही बात है ये, ठीक है, ठीक है। इस चीज को मुझे फील करना था, वो फील करके भी मैंने देख लिया, ठीक है, एग्जैक्ट चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कोई डाउट किसी को है नहीं, ये बताओ मुझे। अब oogenesis में फीमेल स्ट्रक्चर की बात कराऊंगा, आज का टारगेट मैंने बता दिया पूरा फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसको वॉल्वा बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड करा दूंगा, और टाइम बच गया तो मेमरी ग्लैंड के संग लैक्टेशन में ऐड कर देता हूं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन बेटा लोकल हार्मोन होते हैं प्रिंस बेटा, ठीक है, ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है, चाहे वो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हो, अभी कराऊंगा बर्थ के अंदर, या वजानल ट्रैक के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें हल्के कॉन्ट्रैक्शन के स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जल्दी आऊंगा वाराणसी बेटा, ठीक है,
भोलेनाथ बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा, ठीक है, बिना उनके बुलावे के कोई जा नहीं सकता, ठीक है। ऑल क्लियर, थैंक यू, डन। तभी तो कह रहा हूँ फ्यूचर के अंदर बेटा जो गांव में रह रहे हैं ना, जिनको शुद्ध एयर यानी प्यूरिफाइड एयर और सही पानी मिल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा रिच लोग होंगे, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। ये ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल बाद देख लेना, ठीक है, ये चीज आने वाली है, ठीक है। पहले लोग कहते थे पानी बिकेगा, मुझे हंसी आती थी, ठीक है। कुछ समय बाद देखना हवा बिकेगी, ठीक है, यस। एयर आपको परचेज करने पड़ेगी अगर इस तरीके के रीजन में आपको रहना है, क्योंकि आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। मैं आया हूँ तब से बिल्कुल पैक्ड हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बाहर गया, क्योंकि वहां प्यूरिफाइड एयर लेकर के आया हूँ, यहाँ की एयर अगर मैंने बाहर की ले ली तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट पैक्ड हूँ, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे इस एटमोसफियर में अपने को, ठीक है, नहीं कहते हैं अडेप्ट करूंगा, देन अगेन आगे करूंगा। तो इट इज अ रियलिटी, ठीक है, ये रियलिटी है, समझना। चलो, अब बात आती है, जैसे मैंने आपको मेल में बताया था क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो फीमेल में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको ओवरी पढ़नी है, ठीक है। ओवरी 1 पेयर होते हैं, डक्टस सिस्टम मेल के अंदर, रटी टेस्टिस याद आ गया होगा, रटी टेस्टिस, वासा, इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो यहाँ क्या पढ़ना है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है, ये वाले पार्ट कवर करने हैं। वहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, स्क्रोटम और पेनिस। यहाँ हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या पढ़ने वाले हैं, इसको वॉल्वा बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस, मेजोरा, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। वहां पर भी एसेसरी ग्लैंड्स थे, यहाँ पर भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, बस ध्यान रखना है, मेमोरी ग्लैंड इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है, कोई ग्लैंड नहीं है, ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होने वाला करेक्टर है। सो इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि फीमेल के अंदर भी, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं होते ये, ठीक है। जब प्यूबर्टी आती है तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट से, ठीक है, इनका डेवलपमेंट होता है। फिर जब उसके अंदर बेबी कंसीव करती है, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन अपना इफेक्ट डालता है उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और आगे जाकर के जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन वगैरह, ये अगेन इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि बच्चे को लैक्टेशन चाहिए, तो और उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होने वाला एक करेक्टर है मेमोरी ग्लैंड, इसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी में लैक्टेशन में ऐड कर दूंगा। अब आ जाओ, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, इसको प्रॉपर फुल पेज हॉरिजॉन्टल, आप वैसे हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूं मैं आपको, एक पेपर पड़ा है मेरे पास, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली करना है, ठीक है। एक बात बता दूं, अगर बाई चांस कोई फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास इस समय इन्वर्टर कनेक्ट नहीं है इसके अंदर, विदाउट इन्वर्टर डायरेक्ट हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन होने पर चीजें उड़ सकती हैं, ठीक है। तो लिखते जाना चीजें, कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए, ठीक है। फ्लक्चुएशन होता है मेरा बस आधा मिनट का ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पावर बैकअप है, पर फ्लक्चुएट होने पर चीजें चली जाती हैं सारी, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एकदम फोकस, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं इसको पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा, पूरा भर दूंगा इसको, ठीक है। तुम इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे चाहो बना सकते हो, पर जितनी भी चीजें मैं इसमें लिखूंगा, हाँ बेटा, इस समय जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है और जो बोलता ज्यादा है, ठीक है, मतलब वोकल कॉर्ड का काम है, तो गले का इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है उसके अंदर, बड़ा कॉमन है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको या तो बाहर मत निकलो, ठीक है, घर में रहो, ठीक है। बाहर निकलोगे और बोलोगे साथ में ज्यादा, तो इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, ठीक है। हाँ, एक वायरल भी चल रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक हो रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम मैं यूज कर रहा हूं, जिससे कि एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतनी ही लेवलिंग पर क्वेश्चन आएगा, इनको इरेज करेंगे वो। इसकी एक ट्रिक है, मैं क्यों एनसीईआरटी डायग्राम लेता हूं, इसके भी कारण है, जिससे कि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी में दिया क्या है, क्योंकि मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा उसको पूरा भर दूंगा तो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे वाला। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ए कर देंगे, ए बी सी डी ई, इस तरीके से लिखते हैं ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए पूछेंगे ये क्या है, तो इनको तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी के डायग्राम को दिमाग में छापा हो, ठीक है। हाँ, जब एनसीईआरटी के डायग्राम को आपने ब्रेन में सेट किया हो, तो आपको पता होगा ये फिम्ब्रे हैं, यहाँ पर ओवरी लिखा था, यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने सर्विक्स लिखा था, ठीक है, सर्विकल कैनाल लिखा था, वजाइना लिखा था, तो आप समझ गए होगे। तो ये तब पॉसिबल है जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से फॉलो किए हो, ठीक है। तो जो डायग्राम मैं भी बनाऊंगा, डायग्राम एक डायग्राम आगे मैं भी बनाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं उसकी पोजीशन दिखाऊंगा सारी की सारी, ठीक है, इसमें लिगामेंट दिखाऊंगा, ठीक है। बट एनसीईआरटी के डायग्राम को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है।
हाँ, गला खराब तो बेटा बड़ा कॉमन है, ठीक है। आप जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को, क्योंकि सभी इन चीजों से मतलब फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लेवल है ना, ठीक है, पॉल्यूशन का वो 8 क्रॉस कर चुका है, गवर्नमेंट डेटा कुछ भी हो, ठीक है, 8 क्रॉस कर चुका है। यस, बहुत खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। चलो, ठीक है, इसको भी बनाना है, उसको भी बनाना है, ठीक है। इसको मैं एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी डायग्राम खुद ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट होंगी। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पूरा सिस्टम भाई, पहले फैलोपियन ट्यूब आती है, फिर आपका यूट्रस आता है, फिर सर्विकल कैनाल आती है, फिर वजाइना आती है। तो इस ट्रैक को इस तरीके से आप पढ़ने चालू करोगे। इसमें जो चीज मेंशन करूंगा पूरी एनसीईआरटी इस डायग्राम में मेंशन हो जाएगी। नीट के सारे क्वेश्चन मात्र इस स्लाइड से ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ को अलग एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग कर दूंगा, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को आप ओवी डक्ट भी बोल सकते हो, मैं लिख दिया है, ठीक है। डक्टर सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओवी डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ओवी डक्ट भी बोलते हैं, लिख दे रहा हूं मैं। ओविडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मेंशन कर दिया मैंने। अगर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बात करता हूं, इसकी जो लंबाई होती है पूरी लेंथ लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 10 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो होगी, अप्रोक्सीमेटली 10 टू 12 सेंटीमीटर, 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, 10 टू 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये ध्यान रखना है आपकी पूरी लेंथ, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखो, जब मैंने टिश्यू पढ़ाया था बताया था पूरी फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू पूरी फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। ये क्या करते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार, ठीक है, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार। ये ओवा को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, इन्हीं के मूवमेंट की वजह से ओवा आगे मूव करता है। तो उसमें जो टिश्यू होंगे कैसे होंगे, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं पूरी फैलोपियन ट्यूब में, समझे। हाँ बेटा, पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिलिया के मूवमेंट की वजह से ओवा क्या करता है, आगे मूव करता है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके पार्ट की बात करूं तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, जब ओवा यहां से रिलीज होगा, ओवा बाहर आएगा ओवरी से, ओवा बाहर आएगा जब ओवरी से ओवा, ठीक है। तो इस ओवा को यहां पर एक होल होता है ऑस्टिया, इस ओवा को यहां से अंदर मूव कराना है, अंदर अंदर लेके जाना है। वो काम कौन करेगा, ये करेंगे फिम्ब्रे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ओवा, ओवा को कलेक्ट या कलेक्ट, ठीक है, ओवा को पकड़ने का काम करेंगे, कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो ओवा को पकड़ेंगे कि भाई अंदर आ जा, बाहर मत जाना, ठीक है। तो इनकी पोजीशन क्या होती है, ध्यान रखना है। ये अगर मैं पूरी फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो इसमें आप इसको एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड कर सकते हो। जो ओवरी के नजदीक वाला पार्ट है एंटीरियर, जो ओवरी के दूर वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। या एंटीरियर को आप प्रोक्सिमल टर्म भी यूज कर सकते हो, उसको डिस्टल टर्म भी यूज कर सकते हो। प्रोक्सिमल का मतलब है पास, ठीक है, प्रोक्सिमिटी, ओवरी के पास वाला, डिस्टल ओवरी के दूर वाला, ठीक है। तो फिम्ब्रे का मेन काम क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ओवा। एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चलाऊंगा, ठीक है। अब अगली बात आती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ओवा समझ में आ गया, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। आप बोलोगे एंटीरियर बोल सकते हो,
या आप प्रॉक्सिमल बोल सकते हो। एंटीरियर बोल सकते हो या आप इसको प्रॉक्सिमल भी बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ ओवा, एंटीरियर या प्रॉक्सिमल। कलेक्शन ऑफ ओवा, एंटीरियर या प्रॉक्सिमल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये यहां से यहां पहुंचेगा आप, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होगा इसका, फिम्ब्रे। पहला पार्ट क्या कहलाएगा इसका, फिम्ब्रे। कलेक्शन ऑफ ओवा का काम करेंगे, ठीक है। अब सबसे यहां पर पहला पार्ट जो आएगा किसका, फिम्ब्रे कहां मिलते हैं, इन फंडिबुलम। आगे वाला पार्ट क्या होता है, जो वाइडेस्ट पार्ट है, थोड़ा चौड़ा होता है, एम्पुला। और थोड़ा सा नैरो पार्ट जो होता है पीछे का पार्ट, वो होता है स्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इसमें इनफंडिबुलम के एंटीरियर एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको फिम्ब्रे बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ओवा का काम करते हैं, एंटीरियर या प्रॉक्सिमल इसकी पोजीशन है। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब बताती है एम्पुला। इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और ये वो जगह है जहां पर ओवा आके रुकता है। ओवा यहां पर आकर के रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे का पार्ट बहुत नैरो होता है, स्थमस का पार्ट नैरो होता है। तो रुकेगा और इंतजार करेगा स्पर्म का, जब स्पर्म आएंगे इसको फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि स्पर्म आएंगे जब इसको फर्टिलाइज करेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी पहले से ज्यादा हो जाती है और सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। जब मोटिलिटी सिक्रेशन होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये आसानी से आगे मूव कर पाएगा। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मोटिलिटी सिक्रेशन नहीं बढ़ेंगे, यानी आगे मूवमेंट नहीं होगा, यहीं पर ही ये डिजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एम्पुला क्या है, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की साइट। और सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट, इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। समझे, हाँ। तो ये वाइडेस्ट पार्ट है, मैं यहां लिख रहा हूं, एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग अगर कोई होता है तो एम्पुला, या एम्पुलरी रीजन भी बोल सकते हो, ये वाली जगह है। अब स्थमस की बात करता हूं, ये नैरो होती है, अटैच विद यूट्राइन वॉल, ठीक है। ये नैरो पार्ट है जो यूट्रस से अटैच होता है। अटैच विद यूट्रस, ये नैरो होता है, ठीक है। बहुत नैरो पार्ट है जो यूट्रस से अटैच होता है, समझे। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फिम्ब्रे, कलेक्शन ऑफ ओवा, एंटीरियर या प्रॉक्सिमल इसकी पोजीशन हो गई, जबकि स्थमस की पोजीशन क्या होगी, पोस्टीरियर या डिस्टल। इसको आप पोस्टीरियर पोजीशन बोल सकते हो, डिस्टल पोजीशन बोल सकते हो इसको। पोस्टीरियर पोजीशन है, ठीक है। नैरो होता है, पोस्टीरियर पोजीशन है, अटैच विद यूट्रस, यूट्रस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इनफंडिबुलम के एंटीरियर पार्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। इसको एंटीरियर प्रॉक्सिमल एंड बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ ओवा का काम करते हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ, ठीक है। बहुत नैरो होती है, ठीक है, नैरो ल्यूमेन होती है, बहुत पतली, इससे कि आगे ओवा मूव नहीं कर पाता है इसमें।
हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हाईली सिक्रेटरी और मोटाइल हो जाएगी, तो ये फर्टिलाइज एग यहाँ तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अभी मैंने सिर्फ फेलोपियन ट्यूब की बात की, ओनली फेलोपियन ट्यूब, एक चीज को समझाया है। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, नीट में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने कवर्ड किए हैं। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, वाइडेस्ट पार्ट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रॉक्सिमल तो उसको डिस्टल लिख सकते हो। अटैच विद यूट्रस, नैरो, नैरो, ठीक है, काफी नैरो होती है। ठीक है, अब बात करूंगा मैं यहाँ पर यूट्रस की। ठीक है, यूट्रस की बात करेंगे हम। ठीक है, यूट्रस की बात करते हैं। ठीक है, सेम तरुण सर के संग भी हुआ था, बता रहे थे वो। ठीक है, जैसे ही वो वहां से गोरखपुर से लौटे, कि गोरखपुर का तो वहाँ अच्छा खेते थे चारों तरफ, बढ़िया है एकदम। ठीक है, लौटते ही जैसे ही वो दिल्ली एनसीआर में एंटर किए, ठीक है, हाँ, तो उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया उसको पॉल्यूशन का। ठीक है, तो मैं समझ गया कि हाँ, मामला पॉल्यूशन का ही है, और सेम वही चीज जहाँ हुई जो लास्ट ईयर भी मेरे संग हुई थी, सेम इसी समय। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको पहले रिकवर करने के लिए 2 दिन पहले इस पॉल्यूशन से बाहर निकलो, और फिर मास्क लगा करके वापस इसमें एंटर करो। ठीक है, और कोशिश करो घर से बाहर ना जाओ ज़्यादा। ठीक है, मास्क लगा के जाओ। ठीक है, और थोड़ा सा गले का थोड़ा ध्यान रखो, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें मेंटेन की जा सकती हैं। ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, बड़ा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर, आपको तो खैर पढ़ना है, तो आपको बोलना सीखना तो है नहीं। ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यूट्रस। यूट्रस को हम हिस्ट्रा भी बोलते हैं, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट के अंदर। हिस्ट्रा, और क्या पूछा गया बताता हूं मैं। इसको आप वूम्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो 3 नाम मैं लिख भी दिए यहां पर। हिस्ट्रा भी कह सकते हैं और वूम भी बोल सकते हैं, दोनों नाम बोल सकते हो आप, हिस्ट्रा एंड वूम। हिस्ट्रा भी बोल सकते हो, वूम भी बोल सकते हो, यूट्रस भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम बोल सकते हो उसको। ठीक है, यूट्रस, हिस्ट्रा, वूम। एनसीईआरटी बोलती है कि जो यूट्रस होता है ना, ये जैसे नाशपाती समझते हो, पियर, तो उसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टा नाशपाती। जैसे मानो नाशपाती ये है, उल्टा कर दिया नाशपाती को आपने। इन्वर्टेड पियर शेप यूट्रस होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप, हिस्ट्रा, यूट्रस या वूम, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टे नाशपाती जैसा। ठीक है, इसकी भी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होंगी यहाँ पर। सबसे अंदर की लेयर होगी एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की। मिडिल वाली होगी मायोमेट्रियम, मिडिल वाली जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ये सब मायोमेट्रियम है, स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर। दिखा भी देता हूँ, ये सबसे अंदर की है, ये मिडिल वाली है, ये बिल्कुल बाहर की लेयर है, सबसे आउटर लेयर है। सबसे आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम। तो तीनों के बारे में ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नीट में भी आता है और पूछा भी जाता है। तो मैं सबसे पहले एंडोमेट्रियम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम, यही याद करना है। ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस। सबसे फर्स्ट लेयर जो है, नंबर 1, इनर लेयर। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है इसकी एंडोमेट्रियम। बिल्कुल डायग्राम ऐसे ही बनाना है, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम ऐसे ही मेंशन करना है। इससे एनसीईआरटी का डायग्राम विद फंक्शन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो यूट्रस के भी 3 पार्ट हो सकते हैं, मैंने बताया। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है फंडस होता है, उठा हुआ फंडस है। लेटरल साइड, ठीक है, और सबसे नीचे वाला, इसको सर्विक्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स, और बीच वाले पार्ट को आप बॉडी बोल सकते हो, बॉडी। मिडिल वाले पार्ट को बॉडी, ऊपर वाले पार्ट को फंडस, और नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स, सर्विक्स टर्म यूज कर सकते हो। 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने यूट्रस को, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा इसकी लेयर पर आएगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आप जानते हो, ये जो लेयर होती है ना, हाईली सिक्रेटरी होती है, ग्लैंडुलर होती है, हाईली वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। और ये वो लेयर है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल टूटती है और बाहर आती है, टूटती है और बाहर आती है, ब्रेक डाउन होकर के इसके बाहर भी निकलती है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल फेज आती है, ठीक है, तो इसी लेयर का ब्रेक डाउन होता है, देन अगेन रीजनरेशन होता है। समझ रहे हो? हाँ, साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कभी थिक होती है, फिर टूट के बाहर आती है, फिर थिन हो जाती है, फिर धीरे धीरे थिक होती है, फिर टूट के बाहर आती है, थिन हो जाती है। तो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। समझे? समझे नहीं समझे? तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की लेयर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लेयर में खास बात क्या है ये, ठीक है, हाईली हाईली ग्लैंडुलर है, हाईली सिक्रेटरी है, ग्लैंडुलर इसलिए सिक्रेटरी है, वैस्कुलर है, वैस्कुलर, ठीक है। ग्लैंडुलर है, सिक्रेटरी है, वैस्कुलर है, आप समझ रहे हो? ग्लैंडुलर है, सिक्रेटरी है और वैस्कुलर है, ठीक है। और बताया था मैंने, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यही लेयर टूट के, ठीक है, बाहर आती है, यही लेयर टूट के बाहर आती है, फिर रीजनरेट होती है। यानी ये लेयर क्या शो करती है? सो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। टूट के बाहर आना, फिर थिक हो जाना, फिर थिन हो जाना, ठीक है। सो साइक्लिक चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्वेश्चन आता है। अब मैं बात करूंगा मिडिल वाली लेयर, इसको क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है मायोमेट्रियम, ठीक है। सब स्मूथ मसल्स हैं, और बच्चे का जब जन्म होता है तो इसी इसी लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। तो अब सेकेंड लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिडिल लेयर। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिडिल लेयर, ठीक है, मायोमेट्रियम। अगर मैं मिडिल लेयर की बात करता हूँ, मायोमेट्रियम की बात करता हूँ, तो मैंने क्या होता है, ये क्या है? आप बोलोगे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। इट इज अ स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। यस, मिडिल लेयर है, स्मूथ मसल्स होते हैं, इसी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या ड्यूरिंग पार्चुरेशन भी बोल सकते हैं, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन के दौरान इसमें स्मॉल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जबकि पेरीमेट्रियम या आउटर लेयर होती है, बस जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर।
एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है। तो अभी सिर्फ मैंने दो बातें बताई हैं आपको। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, इंटरनली सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है, ठीक है। इसमें जो आगे का पार्ट होता है, जो एंटीरियर है, प्रॉक्सिमल है, उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। मिडिल में वाइडेस्ट पार्ट है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं। और जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है, उस वाले पार्ट को हम स्पेशली टर्म यूज करते हैं बेटा इस्थमस, जो सबसे नैरोएस्ट और थिकेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, जो इनफंडिबुलम होता है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो एग ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो उसको फिम्बरे बोलते हैं। उसकी ओपनिंग होती है सेंटर में, ठीक है। इसको ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया तो खेत को बोलते हैं, पता ही आपको, वहां से एंटर करता है ये, ठीक है। तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। सबसे नैरो पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। जिसमें एम्पोला इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पोलरी रीजन भी कह सकते हो, ठीक है। और एस्थमस को हम पोस्टीरियर या डिस्टल पार्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप होता है, जिसको आप हिस्ट्रा या वूम भी बोल सकते हो। और नीट में आया हुआ था रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं, तो जिसको पता था भाई रिमूवल को हम टॉमी बोलते हैं। अब यूट्रस को हिस्ट्रा भी बोलते हैं, तो हिस्ट्रेक्टॉमी ऑप्शन था। जिन बच्चों को पता था कि यूट्रस को हिस्ट्रा बोलते हैं, तो उन्होंने हिस्ट्रेक्टॉमी में टिक लगा दिया था। तभी तो मेरी मेरी कोशिश रहती है आपको टर्मिनोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूं, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन इधर उधर भागने की भी कोशिश करें ना, आप पकड़ के ला करके उसको, समझ रहे हो ना? हाँ, तो आप हर क्वेश्चन को तोड़ पाओ अच्छे से, समझे? ट्यूबेक्टोमी कराने से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रुकती बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पर्मेटोजेनेसिस, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के दौरान भी कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है। बताऊंगा अभी इसके सेकंड चैप्टर के अंदर, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी से मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। चलो, अब ये वाली पार्ट भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं सर्विक्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। यही आगे जाके कैनाल बनाती हैं, इसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। अगर मैं सर्विकल कैनाल और वजनल कैनाल की बात करूं, तो यहां पर बेबी होगा, तो बेबी किससे बात पास करेगा जब निकलेगा बाहर? सर्विकल कैनाल और वजनल कैनाल। तो इन दोनों को मिला दिया जाए ना, तो एनसीईआरटी बोलती है इनको मिला दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। इनको मिलाकर के कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इसको बर्थ कैनाल। ये नीट में पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी की बेहतरीन लाइन है ये, ठीक है। कि बर्थ कैनाल किस किस के मिलने से बनती है? सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल। रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर बेबी होगा, यहां पर बेबी होगा, तो बेबी किससे पास करेगा? सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल में सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल आते हैं, ठीक है। अच्छा, वजाना की बात कर लेते हैं अब, चलो। पूरा ही बना देता हूं। ठीक है, ये आपकी वजह ना हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं हम, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर, इसको हम वजानल रूगे बोलते हैं। ये वजाना अंदर से रफ होती है, हल्की सी। और रूगे का मतलब है फोल्ड। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रूगे होते हैं, रूगे का मतलब है फोल्ड, ठीक है। यहाँ पर वजानल रूगे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वजाना हो गई। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ, बर्थ कैनाल। सर्विक्स बेटा ये है सर्विक्स, ये पूरा सर्विक्स है। मस्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ये पूरा सर्विक्स है। ये पूरा सर्विक्स है।
इस सर्विक्स की ये कैनाल है, इसको सर्विकल कैनाल बोलेंगे। और समझ में आ रहा होगा, ये पूरा सर्विक्स है, यानी पूरा एक स्मूथ मसल्स होते हैं। बहुत जब बच्चा कंसीव होता है ना, उसमें यूट्रस में बहुत टाइटली बंद रहती है 9 मंथ तक, ठीक है। ये सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल हो गई, वजाइना हो गई, ठीक है। सर्विक्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर के आसपास सर्विक्स की लेंथ होती है। हाँ बेटा, वजाइना का मीडियम एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस की कुछ स्पीसीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। वजाइना, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर के आसपास, 8 से 10 सेंटीमीटर कह सकते हो, 8 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, ठीक है। हाँ बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, वजाइना की बात कर रहे हैं। वजाइना के अंदर मैंने बताया था बेटा, इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं। इसका मीडियम एसिडिक होगा, ठीक है, मीडियम कैसा होगा? भाई क्यों होता है इसका मीडियम एसिडिक? पीएच 7 से कम होती है। कोई बता सकता है पीएच 7 से कम क्यों होती है? मतलब पीएच 7 से कम क्यों होती है? कोई बता सकता है? नहीं, मीडियम एसिडिक होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। पीएच 7 से कम होती है, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तभी तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक है, फीमेल से बोलते हैं कि वजाइना को क्लीन करने के लिए आप कोई भी कास्टिक यानी कोई भी साबुन या कुछ ऐसी चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है। उसका क्लीनिंग फ्लूइड लगाता है जिससे कि इसका जो नेचुरल एटमोस्फियर है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। जैसे गट का नेचुरल एटमोस्फियर क्या है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो गट की इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपने बहुत एंटीबायोटिक खा ली तो आपकी गट की इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, आपको गट इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए एंटीबायोटिक बहुत नुकसान करते हैं, समझे। तो इसका मीडियम एसिडिक है। अब एसिडिक के लिए भाई स्टमक में तो एससीएल निकलता है, यहाँ एससीएल निकलेगा तो सेल ही डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ म्यूकस की वो चीजें तो नहीं है जो उस तरीके से स्टमक को डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर एसिड तो होता है, पर ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। जो कह सकते हो कि लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज होती हैं, जो म्यूकस रिलीज होता है ना यहाँ पर, उसको फर्मेंट करके, यस, फर्मेंट करके यहाँ पर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। एसिडिक किस केस होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के बैक्टीरिया, वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब वजाना की ओपनिंग को कवर करने के लिए यहां पर, ये तो रूगे तो समझ में आ गया, फोर्स को रूगे बोलते हैं, रूगे, रूगे या फोल्ड एक ही बात है, ठीक है। ये हाइमन हो गई, हाइमन। जो बच्चे बोर्ड के हैं ना, उनको हाइमन पर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज अ परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्र युक्त, ठीक है, थिक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। थिक होती है, परफोरेटेड होती है, थिक होती है, वेस्कुलर होती है। मेम्ब्रेन लिख दे रहा हूं मैं।
तभी तो इसके ब्रेक होने पर ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये थिक वैस्कुलर होती है, ठीक है। तो ये सारा कवर्ड है, पूरा कवर्ड है, कुछ छूटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मीडियम वजाइना का एसिडिक होगा, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इसमें, ठीक है, लैक्टिक एसिड लाइक, ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है इनको फर्मेंट करके। हाइमन एक परफोरेटेड मतलब छिद्र युक्त, ठीक है, थिक वैस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। इस परफोरेटेड वाले पार्ट से चीजें डिस्चार्ज होती हैं, ठीक है, और बहुत स्मॉल होल होता है। हाँ, पर अगर कोई फीमेल किसी गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो हाइमन ब्रेक हो सकती है, क्लियर बिल्कुल। लॉन्ग जंप करती है तो भी हाइमन ब्रेक हो सकती है, हॉर्स राइडिंग करती है तो भी हाइमन ब्रेक हो सकती है, रनिंग में डिफरेंट जो रनिंग होती है उन्हें पार्टिसिपेट करती है तो भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। आज की डेट में डिफरेंट टाइप के मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को मतलब रोकने के लिए या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, एक तो पैड्स आते ही हैं, ठीक है, इसके अलावा टेम्पोनम भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के टेम्पोनम्स होते हैं, ठीक है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फीमेल्स क्या करते हैं, उस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर इम्प्लांट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कोई फीमेल किसी गेम में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, तो कह सकते हो कि स्विमिंग करती है, तो उस समय अभी नेशनल लेवल पर कोई खेलने गई है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो गेम तो नहीं छोड़ सकती, तो टेक्नोलॉजी के वजह से टेम्पोनम बनाए गए। टेम्पोनम कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है अंदर, वो जितना भी डिस्चार्ज मटेरियल होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने पर उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको टेम्पोनम बोलते हैं। तो आजकल में फीमेल जो टेम्पोनम लगाती हैं उसकी वजह से भी हाइमन टॉर्न हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकता है उसका भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी समझ से कोई डाउट होगा नहीं, ये बोर्ड में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में पूरा पैरा दे रखा है, तो मैंने सारी बातें कर दी हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि हाइमन का होना या ना होना, नॉर्मल केस में हाइमन कब ब्रेक होती है, जब कह सकते हो फर्स्ट इंटरकोर होता है पहली बार, ठीक है, जब पेनिस की एंट्री होती है तो हाइमन ब्रेक होता है। तो उस समय एक मिथ था कि यार ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट इंटरकोर में मतलब वो फीमेल वर्जिन है, और ब्लीडिंग नहीं हो रही है मतलब वर्जिन नहीं है। तब साइंस ने और एनसीईआरटी ने प्रूव कर दिया है कि हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो कई लोगों में बड़ा मिथ है, ठीक है, तो मिथ मैं बता दूं क्लियर, इसका होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। कई फीमेल में इंटरकोर के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं होती, ठीक है, और कई फीमेल में लॉन्ग जंप, रनिंग, टेम्पोनम इंसर्ट करने की वजह से बहुत सारे 50 कारण है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइमन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, समझे? हाँ, अब फीमेल पूछती भी हैं कि फीमेल की वर्जिनिटी की बात करते हो सर, ठीक है, ऐसे मुझसे पूछा था बच्चों ने, ठीक है, तो मेल की वर्जिनिटी कैसे डिसाइड होगी? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तभी तो, ठीक है, मतलब जितना भी लिटरेचर है सब चीजें एनसीईआरटी है, ये कहती है कि एक्चुअल में वर्जिनिटी का कोई मतलब ये नहीं है कि ये है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, ठीक है, वो चीजें डिसाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ, टेम्पॉन्स बेटा, ठीक है, टेम्पॉन्स का मतलब है ऐसे डिवाइस, मतलब कई तरह के डिवाइस होते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया जाता है, उनको टेम्पोन बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ, अच्छा अच्छा, मैं देख प्रिंस, कई बच्चों ने लिखा है, मैंने बोला था बेटा एसिडिक मीडियम इसलिए होता है कि ऐसा ना हो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, तो बैक्टीरिया एसिड की वजह से मारे जाते हैं, तो फीमेल ट्रैक को बचाया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठीक है। हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ का मीडियम एसिडिक होता है, ठीक है। जब सीमन एंटर करता है यहाँ पर तो सीमन के पास प्रोटेक्टिंग सिस्टम होते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है, तो ये एक तरीके से इन्फेक्शन से रोकने के लिए एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तभी तो फीमेल अगर कास्टिक या सोप का यूज कर लेते हैं क्लीन करने के लिए तो इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कम होने की वजह, समझे? यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, प्योर ब्लड ही होता है, तुम्हें समझा है? तो मैं चलो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल कराऊंगा। जब यहाँ पर दो हाईली ब्लड वेसल्स हैं, कोई चीज टूटेगी तो ब्लीडिंग भी तो होगी यहाँ से, ठीक है,
तो ब्लीडिंग होती है पर क्लॉटिंग हो जाती है अंदर। ब्लड जब ब्लीडिंग होती है तो नेचर का अपना कॉन्सेप्ट है बॉडी का, जहां पर भी ब्लड लॉस होगा वहां अपना क्लॉट भी कर देगा, तो ब्लड यहाँ पर क्लॉट हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? हाँ, तो ब्लीडिंग होगी तो क्लॉटिंग भी हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी यहाँ पर। यस, ब्लड ऐसा बन जाएगा कि बाहर नहीं आ सकता यहाँ पर। यस, ब्लड बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड को तोड़ने वाले एंजाइम निकलते हैं यूट्राइन वॉल से। यस, फिब्रिनोलेसिन। ठीक है, वो इस ब्लड को डीक्लॉट करते हैं, क्लॉटिंग को डीक्लॉट करते हैं, तब जाकर के उसका फ्लो बाहर होता है। जो ब्लड बाहर आता है वो क्लॉट का डीक्लॉट करने के बाद बाहर आता है। नेचर का कंसेप्ट तुम समझ नहीं पाओ, नेचर ने क्या सोच के चीजें बनाई हैं। ठीक है, और अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात करोगे जिसको ब्रह्मांड की नॉलेज हो और वो डॉक्टर भी हो, ठीक है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रह्मांड की डिफरेंट साइकिल से कोरिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई साधारण साइकिल नहीं है, ये जीवन को जीवन दायिनी एक साइकिल है, एक चक्र है जो जीवन की उत्पत्ति करता है। ठीक है, नो डाउट बात सही है। पर जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा इट इज अ कह सकते हो एक ऐसा फिनोमिनन है जो ब्रह्मांड में भी होता है। ब्रह्मांड में जितने भी प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं वो मतलब उस साइकिल को फॉलो करते हैं। तो एक मतलब जब तुम अभी अभी तो तुम समझ ही नहीं सकते इन चीजों को। ठीक है, ये बहुत बहुत समझने की चीजें है, मतलब वही समझ सकता है जिसको हर चीज की नॉलेज हो, स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज हो, ठीक है, जिसको ब्रह्मांड की नॉलेज हो, जिसको डॉक्टर भी हो, बॉडी के डिफरेंट पार्ट की नॉलेज हो, डिफरेंट साइकिल्स की नॉलेज हो। ठीक है, तब जाकर के वो चीजों को कोरिलेट कर पाएगा, तब समझ पाएगा ये साइकिल साधारण साइकिल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये बहुत असाधारण साइकिल है, जीवन की उत्पत्ति में तो हेल्प करती ही है, पर जिसके अलावा भी ये बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ, बहुत सब कुछ है। यहाँ तक आप बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को कुछ भी? यहाँ तक कोई डाउट? टॉपिक से रिलेटेड बात करो बेटा। हाँ बेटा, ये ड्यूरिंग पीरियड जो तुम पूछना क्वेश्चन चाह रहे हो ना, वो सारे डिस्कस करूंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अभी यहाँ का उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब पीरियड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा, जिन बच्चों के भी हैं, ठीक है, वो मैं सारे वहां क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कारण क्या है, नेचर ने पेन क्यों प्रोड्यूस किए, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होते हैं, मतलब नेचर आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहती है, तो वो सब चीजें एकदम जेन्युइन है, मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वाली पार्ट क्लियर हो गया, सारी जितनी भी चीजें इन्फॉर्मेशन लिखी है सारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की लाइन के 2 पॉइंट हैं। फीमेल एसेसरी डक्ट में 3 डक्ट आएंगे, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल और वजाइनल कैनाल को मिला के बनती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नीट में पूछे जाते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अगला टेस्ट आएगा, ठीक है, मेजर टेस्ट अगला है माइनर है? अगला मेजर है या माइनर है? नो डाउट। माइनर है। तो माइनर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, ओनली ओनली मेल वाला पार्ट पूरा आएगा माइनर के अंदर। और माइनर के बाद जो मेजर होगा उसमें 2 चैप्टर दूंगा मैं, पीछे का चैप्टर और जो चल रहा है वहां तक का पूरा। ठीक है, माइनर है तो माइनर में मेल वाला पार्ट पूरा आने वाला है, माइनर के अंदर कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, ठीक है, मेल वाला पार्ट पूरा याद रखना है आपको। आगे बढ़ रहा हूं। अब वही पॉइंट, जैसे मैं टेस्टिस उठाया था, मैंने ओवरी उठा लिया है। ठीक है, ओवरी के डायमेंशन कुछ लिख दिए मैंने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच, 1 पेयर होते हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट होती है, डायग्राम बना के समझाऊंगा। ठीक है, इस कनेक्ट टू पेल्विक वॉल, और किससे जुड़ी होती है? पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है और यूट्राइन वॉल से भी जुड़ी होती है। पेल्विक वॉल एंड यूट्रस, पेल्विक वॉल से भी जुड़ी है, यूट्रस से भी जुड़ी है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? बाय लिगामेंट। लिगामेंट कौन से लिगामेंट होते हैं ये डायग्रामेटिकली बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि 1 पेयर ओवरी होती है, ठीक है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन कैविटी। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन कैविटी, ध्यान रखना है आपको। 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उसमें ये पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है और यूट्रस से भी जुड़ी हुई है, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, लिगामेंट के थ्रू। इसको समझना होगा। ठीक है, इस वाली बात को, जगह है क्या? है।
समझना होगा कैसे सर, कैसे मैं समझाता हूं। मान लो ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब थी, यूट्रस है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये पूरी की पूरी क्या है, यहां से यहां तक एब्डोमिनल कैविटी है। पेल्विक वॉल दिखा देता हूं मैं, ठीक है। और यूट्रस, ये पेल्विक वॉल है। ये यूट्राइन वॉल है। मैंने बताया ओवरी यूट्राइन वॉल से भी जुड़ी होती है और पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होती है, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो आपका ये कुछ लिगामेंट होते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये कुछ लिगामेंट है, कुछ लिगामेंट में इधर भी दिखा रहा हूं। जिसको होल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि, ठीक है, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिन इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट की हेल्प से ये पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है और यूट्राइन वॉल से भी जुड़ी हुई है। किसकी हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से, ठीक है। अब ध्यान रखने लिगामेंट कौन से, थोड़ा सा एडिशनल एक पॉइंट में ऐड कर देता हूं, क्योंकि लिगामेंट तो एनसीईआरटी बोल ही रही है, ठीक है। तो आप यहां बोल सकते हो, यहां पर ये कौन से लिगामेंट है, इट इज अ सस्पेंसरी लिगामेंट। ये है सस्पेंसरी लिगामेंट जो पेल्विक बॉल से जोड़ते हैं, ठीक है। ये है यूट्राइन लिगामेंट, ये कौन है, यूट्राइन लिगामेंट। यूट्राइन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। यूट्राइन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट, क्लियर है बिल्कुल। यूट्राइन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट इस ओवरी को, ठीक है, लोअर एब्डोमेन कैविटी में कनेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए बोथ साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ओवरी की बात करूं तो ओवरी के अंदर व्हाइट कलर के, तो व्हाइट कलर ही दिखाना होगा मुझे। अब ठीक है, ओवरी में व्हाइट कलर की लेयर होती है, ठीक है। याद हो आपको, मैंने टेस्टिस में भी लेयर का नाम, एक लेयर का नाम लिखाया था, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो यहां पर भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के ऊपर यहां पर क्यूब शेप में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसको आप जर्मिनल लेयर भी बोल सकते हो, जो आउटर साइड होती है। पहले के जमाने में लोग इसको जर्मिनल लेयर समझते थे, पर बाद में क्लियर हो गया कि जर्मिनल लेयर का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओवा तो जन्म लेने से पहले ही बन जाते हैं जितने बनने हैं। उसके बाद तो पूरी जिंदगी
वो डीजनरेट होते रहते हैं, उनका एट्रेसिया होता रहता है, डीजनरेशन ऑफ ओवा। स्पर्म जबकि बनते ही रहते हैं पूरी लाइफ, ठीक है। ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है जर्मिनल लेयर आउटर। तो यहां दो लेयर हैं, एक आउटर है और एक इनर है व्हाइट वाली। जो इनर व्हाइट वाली है ये है, आप बोल सकते हो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो टेस्टिस में अभी थी। और जो आउटर लेयर है वो जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल। जो क्या होती है सिंपल क्यूबिडल। अच्छा ये भी लिख दूं कौन सी कहां होती है। ये तो है इनर, ये क्वेश्चन आएगा इनर। ये है आउटर। ये भी पूछा गया है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल। एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या होगी वॉल ऑफ, ये क्या होगी वॉल हो गई। ये ओवरी की वॉल हो गई। तो आउटर लेयर कौन सी होती है और इनर लेयर कौन सी होती है, क्वेश्चन आएगा। आउटर जर्मिनल लेयर होगी ओवरी की, ठीक है। लिगामेंट समझ में आ गए, वॉल ऑफ ओवरी समझ में आ गई। अब ओवरी के अंदर क्या भरा हुआ है, ओवरी के अंदर स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। यस, ओवरी में स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आउटर वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया, अंदर वाला पार्ट ओहो, ये कॉर्टेक्स है और अंदर क्या स्ट्रोमा, ये तो क्या कॉर्टेक्स। आउटर, अंदर क्या हो गया मेडुला। इनर, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। तो ओवरी के अंदर ये क्या है ओवरी है, ओवरी है। ओवरी में बाहर जो होते हैं ये क्या है बेटा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट क्या है मेडुला। और मेडुला में तो आप जानते हो ब्लड वेसल्स होंगे। मेडुला में मिली क्या होंगे ब्लड वेसल्स। अरे आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, ठीक है। लिम्फ वेसल्स होंगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी लिम्फ वेसल्स होते हैं, आर्टरी वेन होते हैं, ठीक है मेडुला के अंदर। और बाहर वाले कॉर्टेक्स के अंदर आप जानते हो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकुलर स्टेजेस होती है, फॉलिकुलर स्टेजेस होती हैं, फॉलिकुलर स्टेजेस होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, जो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर। तो यहां से यहां तक पूरा कॉर्टेक्स है, यहां से यहां तक पूरा कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला पार्ट मेडुला है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले आ गया कि ओवरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ लिगामेंट होते हैं, कौन से लिगामेंट होते हैं, कौन से लिगामेंट किससे कनेक्ट करते हैं, क्लियर है। वॉल की बात करता हूं तो भाई यहाँ पर एल्ब्यूजिनिया होते हैं, पर इनर साइड में होते हैं। आउटर जर्मिनल लेयर होती है जो जर्म सेल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्लियर है बिल्कुल। जर्मिनल लेयर जर्म सेल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, ठीक है। और अगर मैं ओवरी के अंदर भरे हुए लिक्विड की बात करूं, ठीक है, इसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं, जिसमें बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला होता है। मेडुला में आर्टरी वेन कैपिलरी होंगे, जबकि कॉर्टेक्स में डिफरेंट फॉलिकल्स होंगे, जो डिटेल्ड में मैं बताने वाला हूं। आप बताओ यहां तक कोई डाउट, एकदम क्लियर है या नहीं। देखो जो आपके बैच का टेस्ट है
वो प्रॉपर तरीके से जो जो रूटीन चल रहा है उस रूटीन पर होगा, ठीक है, मतलब संडे को होगा। एक रिवीजन टेस्ट जो मैं ले रहा हूं वो कल शाम को मिलेगा, इवनिंग में आपको, ठीक है, वही 8 बजे के आसपास, ठीक है। आपको एक दिन पूरा मिलेगा उसके अंदर, उसको आप दीजिए। पर अब टारगेट स्टार्ट हो चुका है आपका, आज मंडे है, मैं अभी उस पर टेलीग्राम पे टारगेट डाल दूंगा, ठीक है। तो आज आपको, अब 2 चैप्टर बचे हैं आपके, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन 2 दिन के अंदर नर्वस सिस्टम मोर देन सफिशियंट, क्योंकि नर्वस सिस्टम में डिटेल है ही नहीं कुछ, ठीक है। एक सिंपल कंडक्शन मैकेनिज्म है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और साथ के अंदर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर, और 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। आज छोटा सा टारगेट रखो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू पूरा। कल का टारगेट रखोगे आप कंडक्शन की पूरी मैकेनिज्म, और परसों का टारगेट रखोगे ओनली ब्रेन। बस 3 दिन के अंदर, यानी वेडनेसडे तक आपका ये चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। मतलब बहुत छोटा छोटा टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इतना करना ही है आपको, जिससे कि लास्ट के जो 3 दिन मिलेंगे आपको, ठीक है, हाँ, उन 3 दिन के अंदर आप एंडोक्राइन बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ बेटा, ओवेरियन लिगामेंट मैंने लिख दिए यहाँ पर। अच्छा, यूट्राइन लिगामेंट बोल दो या ओवेरियन लिगामेंट, एक ही बात है, ठीक है। इसी को आप ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट इन्हीं को बोलते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट अलग होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट अलग होते हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? हाँ, तो रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है, रिवीजन क्लास नहीं है, रिवीजन तो आपको वाईटी से देख लेना है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं अभी इन दिनों बड़ा ध्यान से समझ रहा था कि बच्चा गलती कर कहाँ रहा है, आपकी गलतियों पर भी बड़ा फोकस कर रहा था, मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, ठीक है। एक्चुअल में आपको सही रिवीजन का पता ही नहीं है, रिवीजन करना कैसे, सही स्ट्रेटेजी क्या है रिवीजन की, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा एक्चुअल में रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। आप बार बार लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, या आप वन शॉट देख रहे हो, ये तरीका ही नहीं है रिवीजन का। अब मैं समझ में बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने, विद प्रूफ दूंगा मैं एक्चुअल में रिवीजन होता क्या है। आप बड़े से बड़े चैप्टर का रिवीजन मोर देन हाफ आवर, यस, आधा घंटे ज्यादा जरूर लगता ही नहीं रिवीजन के अंदर, ठीक है। अगर आप वन शॉट देख रहे हो या फिर से लेक्चर देख रहे हो तो ये तरीका है ही नहीं रिवीजन का, ठीक है। बिल्कुल, मैं ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा जो टॉपर्स करते आए थे पुराने टाइम पर। ये ऑनलाइन क्लासेस, ये तो अब लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ है ना, तो ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि आपको बेस्ट मटेरियल मिल गया, पर स्ट्रेटजी थोड़ी सी आप रखो अपनी पुरानी वाली, ठीक है। जो लॉकडाउन से पहले पढ़ाने के तरीके होते थे, ऑफलाइन का स्ट्रेटजी ऑफलाइन में भी कोई नहीं करता, आज के डेट में सब यही वन शॉट यही चल रहा है। मैं आपको लेके चलूंगा वो तरीका सही क्या है, पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी को कोई भी डाउट है बेटा? यस या नो? ये यूट्रस है पूरा का पूरा, यूट्राइन वॉल हो गया, यूट्रस हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, ये एनसीईआरटी में ओवरी का डायग्राम दे रखा है, इसको मैं वैसे आगे लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। कि अभी वैसे बता तो दिया मैंने आपको, वैसे हिंट तो दे दिया मैंने। अंदर आर्टरी वेन कैपिलरी होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन हो गए, लिम्फ वेसल्स भी होंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ओवा बाहर निकल गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या है, ये पूरा मैं आपको फॉलिक्यूलोजेनेसिस में समझाने वाला हूँ, ठीक है। बस एनसीईआरटी का डायग्राम था, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, चलो, ये कंप्लीट हो गई आपकी ओवरी, ठीक है। ओवरी का पूरा डेटा इतना ही है, सब मैंने 2 डायग्राम में पूरा मेंशन कर दिया है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। लिगामेंट तो वो अलग है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर यहां पर भी होते हैं, समझे? हाँ ठीक है, अच्छा बैक स्लाइड तुम रह जाते हो यार, नोट कर लो उसको, तेजी से नोट करो। तेजी से नोट करो। कौन है भाई?
चलो, क्लास मेरी थर्सडे तक रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत पूछा जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वोल्वा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं पूरा समझाने वाला हूं डायग्रामेटिकली। एक डायग्राम ड्रॉ करना है सभी को, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। अगेन डायग्राम है सारे, बस इतना ही डायग्राम है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, सब कुछ इंक्लूड है डायग्राम के अंदर, ठीक है। इसमें मैं हर चीज ऐड कर दूंगा, इतने से डायग्राम ड्रॉ करना है बस, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन आपके नीट के सॉल्व हो जाएंगे, मत इतना डायग्राम ड्रॉ करो आप, ठीक है। नोट करो। थर्सडे को मेरी क्लास रहेगी, शायद तरुण सर की नहीं रहेगी, क्योंकि तरुण सर शायद सर्विस सर की जगह कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वो, ठीक है। हाँ, तो फिर उधर मैं उनकी क्लास में ले लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बॉटनी की आगे बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेबल भी रहेगा, तो वो सर्विस सर की क्लास ले ही रहे हैं, वो उनकी जगह एक आध क्लास वो लेंगे, एक मैं थर्सडे को मैं ले लूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, एसी सर ले रहे हैं, अच्छा, ओके। मेरी क्लास सबसे कम मिलेंगी आपको, सबसे कम, ठीक है। और सिलेबस भी मेरा सही सलामत आपको रन करता हुआ मिलेगा, टेंशन मिल रहा, कूल होकर करो, ठीक है। एसी भी सर कह दूंगा, बच्चों को परेशान ना करें, ठीक है। कूल होके कराएं, आराम आराम से, जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। हम्म, चलो, ठीक है। पर थोड़ी सी देखो मेहनत करनी भी होती है, जैसे दिसंबर आता है ना, तो मतलब दिवाली के बाद बच्चा मेहनत करना चालू कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब वो, मतलब उसमें तब तक वो रम जाता है। कहीं कभी कहीं भी देख लेना, दिवाली के बाद थोड़ा टीचर भी थोड़ा सा प्रेशर डालता है। जो मैं जूलॉजी तुम्हें एक जैसी मिलेगी पहले और बाद में, ठीक है, कूल मस्ती से लास्ट तक ऐसी तुम्हें रहेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं आना। बट हाँ, कुछ सब्जेक्टों पर थोड़ा सा बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। तो मैं पूरा टाइम देता हूँ कि तुम फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, बस यही करना है आपको, ठीक है। ठीक है, टाइम ज्यादा दो फिजिक्स को, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आज थोड़ा यहाँ आओ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं जो मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या आएगा? पहला आएगा मोन्स प्यूबिस, ठीक है। दूसरा लेबिया मेजोरा। अब ये चीजें एनसीईआरटी से हटकी हैं, तो मैंने पहले लिख दी थी, तो मैं लिख दिया है। होमोलोगस, अब तो मैं ये नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लाइटोरिस का होमोलोगस पढ़ना है, और किसी का होमोलोगस नहीं पढ़ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि वो नॉलेज तुम्हारे दिमाग में डालूंगा ही नहीं, जो अभी नीट के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
हाँ, वेस्टिब्यूल का भी नहीं जरूरत है, ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं। बस अब ये एनसीईआरटी का पार्ट पूरा कंप्लीट है। तो मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस जो होमोलोगस होता है, ठीक है, ग्लैंस पेनिस के दे रखा है, हाइमन इफ स्टिल प्रेजेंट, किसी में हाइमन नहीं होती, किसी में होती है, पर इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वेस्टिब्यूल, अब वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या आता है? वेस्टिब्यूल में वजानल ओरिफाई आती है, ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाई आती है, ओरिफाई का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और ग्लैंड की ओपनिंग भी यहीं पर ही होती है जो मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। मेजोरा का पहले, मोन्स प्यूबिस कहां होगा, मेजोरा कहां होगा, माइनोरा कहां होगा, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर एक एक चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, समझना है यहां पर। ये सारे के सारे फैटी टिश्यू हैं, ठीक है, इट इज अ मोन्स प्यूबिस। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पहले सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सिंपल क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? हाँ, ठीक है, इट इज अ कुशन, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होता है, ठीक है, नेचर ने यहाँ पर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे क्या होते हैं, ओवरी, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू, क्योंकि पीछे ओवरीज हैं, ठीक है, अदर पार्ट्स हैं। तो उनके लिए कोई कुशन बनाना था नेचर को, जिससे कि शॉक, धक्का, झटके की वजह से इंटरनल ऑर्गन को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो नेचर ने चीजों को बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। विद हेयर, ठीक है, कुशन, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब फैटी टिश्यू का डिपोजिशन है तो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, और हेयर यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। अब मोन्स प्यूबिस के नीचे दो इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है मेजोरा, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ फैटी टिश्यू, तो ये तो है मेजोरा, मैं लिख देता हूं, और एक है माइनोरा, एक है लिबिया मेजोरा, ठीक है। मेजोरा ध्यान रखना है, मेजोरा में यहाँ पर फैटी टिश्यू तो होते ही हैं इसके अंदर, ठीक है, साथ में हेयर्स भी यहाँ मिल जाते हैं, तो ये मेजोरा है, ध्यान रखना है, ठीक है, मेजोरा। और मेजोरा के नीचे इंटरनल होता है माइनोरा, लेबिया माइनोरा, अंदर वाला पार्ट क्या है, लेबिया माइनोरा, थर्ड, थर्ड है लेबिया माइनोरा।
लेबिया माइनोरा। अगर मैं माइनोरा की बात करता हूं, ये इनर वाला पार्ट है, इनर इनर फोल्ड है, इनर फोल्ड है, ठीक है, इनर फोल्ड होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। ठीक है, इनर थिन स्किन होती है, यहाँ पर फैटी टिश्यू और हेयर्स नहीं होते, ठीक है। नंबर 4 पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, इट इज अ क्लाइटोरिस। प्रिप्यूस, जैसे मेल के अंदर ग्लैंस पेनिस था, मेल में जो ग्लैंस पेनिस था, ठीक है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या था, फोल्ड ऑफ स्किन। तो स्किन यहां पर भी होता है, ठीक है, प्रिप्यूस, जिसको हम प्रिप्यूस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्लाइटोरिस जिन टिश्यू से मिलके बना होता है, सेम वही टिश्यू ग्लैंस पेनिस में भी होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंस पेनिस के जो टिश्यू होते हैं वो इरेक्टाइल नेचर के होते हैं, ऐसे ही क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल नेचर का होता है। इसलिए होमोलोगी, एक होती है एनालोगी, एक होती है होमोलोगी। ऑप्शन में एनालोगी जरूर डालेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। होमोलोगी का मतलब होता है स्ट्रक्चर में टिश्यू लेवल पर सिमिलरिटी है, जबकि एनालोगी का मतलब क्या होता है, फंक्शन में सिमिलरिटी है। तो फंक्शन में तो सिमिलरिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर में या टिश्यू लेवल पर स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, ठीक है। तो होमोलोगी दिखाएगा, एनालोगी नहीं दिखाएगा, कंफ्यूज मत होना। यहां पर हम बात कर रहे हैं होमोलोगी की, एनालोगी की हम बात नहीं कर रहे। होमोलोगस होता है कि पोजीशन कहां होगी, पोजीशन कहां होगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ माइनोरा, मेजोरा नहीं है, ऑप्शन में मेजोरा भी होगा। एंटीरियर पार्ट ऑफ लेबिया माइनोरा, पोजीशन क्या होगी, माइनोरा के एंटीरियर पार्ट पर होगा, ऊपर एंटीरियर नीचे पोस्टीरियर है, ठीक है, ये पोस्टीरियर, ये एनस हो गया, ठीक है। माइनोरा के एंटीरियर पार्ट पर है क्लाइटोरिस, जो होमोलोगी दिखाता है, होमोलोगी विद ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल। सर क्यों होमोलोगी दिखाता है, फीमेल में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, नेचर, नेचर हम सब नेचर का पार्ट है, ध्यान रखना। नेचर क्या चाहती है ये बताओ, नेचर क्या चाहती है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भूख जानता है, उसको कोई सिखाना नहीं पड़ता कि दूध कैसे इनटेक किया जाता है, दूध पीने के तरीका नेचर सिखा के भेजती है। नेचर ने एक ही चीज सिखाई है हर जीव को, कि खाओ, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करो, खाओ और रिप्रोड्यूस करो, और अपनी नंबर को इंक्रीज करो, ठीक है। यस, नेचर तो यही सिखाया है, ठीक है। अब वो आपकी समझदारी है कि इस, हाँ, फिर नेचर समय समय पे क्या करती है, जब वो ओवर नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो नेवर और, तो क्या करेगा, वो आपस में कंपटीशन कराएगी, क्योंकि रिसोर्सेज नेचर लिमिटेड दे रही है। नेचर कह रही है कि देखो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं तुम्हें रिप्रोड्यूस करने की असीम क्षमता दी है, खाओ और रिप्रोड्यूस करो, ठीक है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड दे रही हूं तुम्हें मैं, ठीक है। यानी अब तुम में से वही सर्वाइव कर पाएगा जो तुम में सबसे बेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको सबसे बेस्ट बनने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो आपको एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने अपने को और बेटर करने के लिए इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर ये तो चाहती है कि आपके अंदर इवोल्यूशन हो, ठीक है, आप बौद्धिक स्तर पर इवॉल्व हो, आप हर स्तर पर इवॉल्व हो, ठीक है, तभी तो सुपर 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 स्पीसीज बन पाएगी। तो नेचर ने बड़ा गेम खेला है,
ठीक है, हर स्पीसीज के संग कि भाई ठीक है तुम्हें खाने की पावर देना है, खूब खाओ, रिप्रोड्यूस करो, पर सोर्सेज लिमिटेड दे रहे हैं। ठीक है, यस, आपके 10 बच्चे होंगे तो उनमें से कोई 2 बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हर स्पीसीज के अंदर देखोगे ऑफस्प्रिंग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे जाकर के जैसे आप बर्ड्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करोगे तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कम हो गए हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है ना। इवोल्यूशन क्या दर्शाता है कि कैसे भी करके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम करो, तब मतलब आप इवॉल्व हो रहे हो, जिससे आप बेटर पेरेंटल केयर कर सकते हो। जितनी बेटर पेरेंटल केयर करोगे तो आप इवोल्यूशन वाली जो चल रही है ना वो दौड़, इवोल्यूशन नेचर, तो आप उस दौड़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नेचर आपको सेलेक्ट कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। तो बड़ा तुम जब नेचर को पढ़ोगे ना, एक बुक आती है ओडम, ठीक है, हाँ, इकोलॉजी की है, उसमें मतलब बड़ा मतलब पूरा मतलब ये नेचर को समझाने की कोशिश की है, एवोल्यूशन ही उसमें इनबिल्ड किया है। मतलब बड़ा गजब तरीके से समझाया है कि एक्चुअल में तभी तो पुरानी जितने भी आप देखो क्लासेस या पुराने फाइलम देखो, उनमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते थे, मतलब भर भर के। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होते गए, कम होते गए। पहले पेरेंटल केयर नहीं थी, आगे जाकर के पेरेंटल केयर बढ़ती गई। ठीक है, तभी तो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तभी तो और बेस्ट सेलेक्ट कर पाएगी नेचर। हर चीज चाहती है कि मेरी ऑफस्प्रिंग मुझसे बेटर बने और इवोल्यूशन का पार्ट बने और आगे जाकर के वो एक बेहतरीन स्पीसीज बनाए। ठीक है, तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना। मेरी बात समझो, मैं बायोलॉजिकल दृष्टि से समझा रहा हूँ और मेरा मेन फोकस है बायोलॉजी। ठीक है, ओडम जो किताब समझा रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब नेचर चाहती है कि रिप्रोडक्शन में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फीमेल में ओवा का फर्टिलाइजेशन तभी होगा, ठीक है, जब स्पर्म को प्रॉपर वहां तक जाने को ट्रैक मिले, फ्लूइड मिले। तो नेचर ने यहाँ पर क्लाइटोरिस बनाया। ठीक है, क्लाइटोरिस ड्यूरिंग इंटरकोर, ठीक है, तो ये एक्साइटेशन का काम करता है जिसकी वजह से फीमेल ट्रैक में काफी फ्लूइड रिलीज होता है। ये फ्लूइड एल्कलाइन फ्लूइड होता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए, जिससे कि ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो। ठीक है, नेचर तो ये चाहती है ना, हम तुम्हें ऐसा बना रहे हैं कि तुम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ाओ। ठीक है, पर लिमिटेड रिसोर्सेज दे रहे हैं भाई। हाँ, तुम आपस में लड़ो झगड़ो इवॉल्व कुछ भी करो, ठीक है, कि पर बेस्ट को मौका दूंगी मैं आगे बढ़ने का, हर किसी को मौका नहीं दूंगी। ये नेचर नेचर का कंसेप्ट है। हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो सर्वनाश हो रहा है। सारी स्पीसीज में मनुष्य ही है जो नेचर के अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, और तो सब ठीक है, नेचर के हिसाब से काम चल रहे हैं। ठीक है, फूड चेन वैसे सब कुछ वैसे चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो मनुष्य के संग चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पर सेम वही प्रिप्यूस बनाया, जैसे मेल में प्रिप्यूस होता है, क्लाइटोरिस बनाया, यहाँ पर भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं और वहां पर भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसलिए होमोलोगी दिखाएगा, एनालोगी नहीं दिखाएगा। एनालोगी फंक्शन में सिमिलरिटी होती है, होमोलोगी टिश्यू लेवल पर स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी होती है। यहां तक कोई डाउट है? हाँ, टाइम है बस, ठीक है, इसको खत्म कर रहा हूं मैं, जिससे कि अचानक से ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो एक पार्ट जी खत्म हो गया। तो 4 चीज आ गई, 5 में और मैं ऐड करूंगा। तो सबसे पहले तो बताऊंगा मैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओरिफाई। एक है वाजाइनल ओपनिंग, एक है वाजाइनल ओपनिंग। वाजाइनल ओपनिंग में मैंने बताया था यहां पर हाइमन होती है, 4 नंबर 5 हाइमन। अब समझ चुके होगे पांचों क्या है। इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमन। इन पांचों को हमने किसमें इंक्लूड किया बेटा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको वॉल्वा, पोडेंडम या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ 2 ओपनिंग होती हैं, एक यूरेथ्रल ओरिफाई, एक है वजाइनल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब है ओपनिंग। ठीक है, ओके, यूरेथ्रल ओरिफाइस और वजाइनल ओरिफाइस, और इस पूरे पार्ट को हम
वेस्टिब्यूल बोलते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक माइनोरा के अंदर का जो भी पार्ट है ना, इसको हम वेस्टिब्यूल टर्म यूज करेंगे। वेस्टिब्यूल, ये पूरा वेस्टिब्यूल है, ठीक है, स्पेस विद इन लेबिया माइनोरा।